हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। उससे पहले एक एमसीक्यू देखेंगे और एमसीक्यू सीरीज में हम यूपीएससी 2020 की सीरीज ए को देख रहे थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 57 तक हम आ चुके थे और अब तक हमने 56 क्वेश्चनों को बाय द ओल्ड एंड न्यू पैटर्न से हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। सो देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। If RBI decided to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would not to do? So first, cut and optimize the statutory liquidity ratio. You can say that SLR, and increase the marginal standing facility, यानी कि MSFR. Okay, and cut the bank rate and repo rates. So select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 only, 1 3 only, 1 2 3 only. थोड़ा सा हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेती है, प्रसारवादी आप समझ रहे हैं ना, उसका प्रसार करती है, यू कैन से दैट उसका एक्सपेंशनिस्ट करती है, तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए उसे? जैसे पहला है हमारे पास वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। दूसरा है हमारे पास सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना। इसके भी कूट सेम है, 1 2 2 1 3 एंड डी हमारे पास है 1 2 एंड 3 ओनली। सो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी में जाते हैं कि ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो देखते हैं क्या है। Monetary policy refer to actions, tool and employee by a country central banks। ठीक है, इसको ये कंट्रोल करती है एंड रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को, और जो इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी में उसको भी रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके कुछ गोल्स हैं, उनको देखने की हम कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट है प्राइस को स्टेबल करना, यू कैन सी दैट स्टेबिलिटी। तो सेंट्रल बैंक का एम है टू कीप इन्फ्लेशन एट द टारगेट रेट और इंश्योर करना परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री करेंसी की रिमेन रिलेटिवली कैसी बनी रही है, स्टेबल बनी रहे। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सेंट्रल बैंक आल्सो प्रमोट मैक्सिमम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट विद इन इकोनॉमी। सो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर देते हैं, तो इसमें सेंट्रल बैंक जो क्या करती है, प्रमोट करती है मैक्सिमम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट विद इन द इकोनॉमी। To achieve these goals, central bank can use various monetary policy tools including इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो एडजस्टिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, लाइक जैसे फेडरल फंड्स हैं आपका जो कि यूएस में होता है, एज लाइक उसी की तरह शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की भी बात करता है ये। एंड इन्फ्लुएंस बोरोइंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अदर वर्क भी है, जैसे बोरोइंग कॉस्ट को लेके या इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो बाइंग करना या सेलिंग करना गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी है ना, और कंट्रोल करना मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। इसमें ओपन करना, ओ सॉरी, यू कैन से दैट बाइंग करना या सेल करना जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है ना। अब आगे देखते हैं फिर क्या है इसमें थोड़ा सा। फिर है हमारे पास reserves requirements, तो changing the amount of money banks are required to hold in reserves affecting their lending capacity। और आगे है फॉरवर्ड गाइडेंस की बात करते हैं, तो कम्युनिकेटिंग फ्यूचर पॉलिसी इंटेंशन टू इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर इन फाइनेंशियल मार्केट अमॉन्ग द कंज्यूमर्स एंड बिजनेस। मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली में ये आप कह सकते हैं एक रोल अदा करती है, जैसे कंट्री की इकोनॉमिक शेप के लिए उसकी जो कंडीशंस है, एंड इसको कह सकते हैं आप यूज किया जाता है एज द कंजक्शन विद द फिस्कल पॉलिसी के, एंड टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये स्पेसिफिक टूल्स है एंड स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय हैं कैन वेरी फ्रॉम वन सेंट्रल बैंक टू अनदर। ये आपका एक सेंट्रल बैंक से दूसरी सेंट्रल बैंक के लिए होता है। सो अब थोड़ा सा हम इसमें निकालने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे पास। अगर ऐसा कुछ होता है, एक्सपेंस किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, तो इनमें से क्या नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास है कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तो पॉसिबल है, ये होगा। अगर ये होगा तो ये चला गया आपके पास से, ठीक है।
आगे हम 1 को और चेक कर लेते हैं। 1 को चेक करने से हमारा आंसर निकलेगा कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कहाँ होगा? ये तो नहीं होगा ना भाई, ये कट कहाँ करेगी? अगर एक्सपेंस करने की बात कर रहे हैं तो कट तो करने का काम ही नहीं करेगी। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे इस एमसीक्यू को। कैसे? अगर मान लीजिए किसी भी चीज को आप कट कर रहे हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कट करेंगे तो फिर वो एक्सपेंस कहाँ करेगी, है ना? तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? टू only। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रीलिम्स करंट 28 सितंबर 2023, और हम एक दिन पहले का अपना प्रीलिम्स करंट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है सरना। सरना है क्या? थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली में फॉलोअर्स हैं जो नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है? आप ऐसे कह सकते हैं। और वो खुद को हिंदू नहीं मानते एंड हैव बीन फाइटिंग फॉर द सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर द डिकेड्स। और वो हिंदू ना मान के, अब आपको याद रखना है कि सरना हिंदू है नहीं, वो हिंदू मानते ही नहीं है खुद को। वो किसकी प्रचार पूजा करते हैं? वो नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है? और नेचर की अगर ये पूजा करते हैं तो ये कई सालों से खुद को यू कैन से दैट अलग आइडेंटिटी कार्ड की अपनी बात कर रहे हैं। ओके, सरना भेद की बात करें तो ये बात करता है जल, जंगल एंड ज़मीन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपका जल, जंगल एंड ज़मीन, ये जो सरना भेद है, हो सकता है ये स्लोगन आपसे पूछा जाए किसका है, तो वहाँ दे दें मुंडा ट्राइब्स का या अदर ट्राइब्स का, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। आपको याद रखना है कि जल, जंगल और ज़मीन एक्चुअली में ये सरना का है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है मीथेन, मीथेन की CH4। और इसकी बात करें तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मीथेन इमिशंस इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम्स, जिसको रिलीज किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से दैट FAO के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। मीथेन जो है वो कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस गैस, ग्रीन हाउस गैस है, यू कैन से दैट। एंड देन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो इसका 27 से 30 है, ओवर 100 ईयर। एंड ये अगर दूसरे नंबर पे आती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स में मीथेन गैस, तो पहले नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में फर्स्ट नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड नंबर पे है आपके पास CH4। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अमोनिया के टाइप्स हैं, जैसे ग्रीन अमोनिया है, ब्लू अमोनिया है, या फिर आपका ग्रे अमोनिया है। तो ग्रीन अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो ये 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री सोर्स के द्वारा इसको बनाया जाता है। ब्लू अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो ये बाई प्रोडक्ट है किसका? CO2 का। एंड इसको कैप्चर एंड स्टोर किया गया है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है? और ग्रे अमोनिया की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं आप फॉजल्स फ्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। अब हम देखते हैं लफनीक लेक, एक्चुअली में ये यूको में फाउंड हुई है, यूके, और ये रामसर साइट में इंक्लूडेड है। और ये फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है, और अभी ये फेसिंग कर रही है ब्लू ग्रीन एल्गिल ब्लूम का। आप हिंदी में कह सकते हैं एक काई होती है ये, ठीक है? आगे मिल जाता है हमें कैनोकार्पस ट्री। ये एक इन्वेसिव स्पीसीज, यू कैन से दैट इन्वेसिव ट्रीज है, नॉट ए प्लांट। इन्वेसिव प्लांट कह सकते हैं जो मैंग्रोव में होता है। और इसको आप कह सकते हैं ये जेनेसिस, दो स्पीसीज से ये जेनेसिस है, जैसे फ्लावरिंग्स प्लांट्स इन अ फैमिली, और इसकी फैमिली जो है वो है आपकी कैम्बरफैकिया, और ये ट्रॉपिकल रीजन की नेटिव है। ओके, अब देखते हैं अटल पेंशन योजना यानी कि APY। ये फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है? इसको लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के द्वारा, और ये रिप्लेस करती है स्वावलंबन स्कीम को, और ये प्रोवाइडेड करती है मिनिमम गारंटी पेंशंस फॉर द पीपल इन, कहाँ पर? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ये मिनिमम गारंटी पेंशन प्रोवाइड करने का काम करती है टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स जिनकी एज ग्रुप 18 से 40 तक है। और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अटल पेंशन योजना को रेगुलेट कौन करता है? तो वो करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यू कैन से दैट PFRDA। ओके, और आगे देखते हैं, ये मिनिमम गारंटी पेंशन जो यू कैन से दैट ऑर्गेनाइज ना छोड़ के, जैसे बहुत से लोग हैं ना, हम जैसे जो गवर्नमेंट टीचर होता है
वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। अब कुछ और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, उसमें भी लोग काम करते हैं, है ना? तो उनका किसी भी बैंक का अकाउंट्स है और उनकी एज अगर 18 से 40 है, तो वो पेंशन की बात कर सकते हैं किसमें? अटल पेंशन योजना में, ओके? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम द हिंदू का न्यूज़ क्या है? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशंस डिपार्ट्स। सो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशंस का आर्किटेक्ट जो थे, वो आप कह सकते हैं मानकोम्बू स्वामी शिवन स्वामीनाथन, यानी कि जिसको आपने बहुत बार सुना होगा एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है? तो एक्चुअली में अभी क्या है, चेन्नई में इनका निधन हो गया और इनकी एज लगभग आप मान के चलिएगा 98 थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है, फ्रंट पेज पे आया है। तो इस आर्टिकल को देखने से पहले हम थोड़ा-सा इनके बारे में और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्चुअली में क्या हुआ, उन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलन चलाए जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में यू कैन से दैट यादगार बने रहेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा-सा देखते हैं एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, देखते हैं क्या है। देखिए, ये तो इनका पूरा नाम है, ठीक है? इनको आप एम.एस. स्वामीनाथन भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे ये। और दूसरी बात है, इनके कई कंट्रीब्यूशंस रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 में। कुछ उनके की पॉइंट्स हैं जिनको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि 21वीं सदी के ही हैं, 1925 में इनका जन्म हुआ, ओके? और आप कह सकते हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है, उसके साइंटिस्ट इसको बोल सकते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस इन इंडिया, एम.एस. स्वामीनाथन इज़ ऑफन, इनको आप फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस इन इंडिया कह सकते हैं। हिज रिसर्च एंड इन्होंने कई रोल अदा किए जिससे इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में और इन्होंने इंक्रीज किया फूड प्रोडक्शन एंड बात करी सेल्फ सफिशिएंसी की इन 1960 एंड 1970 में। 1960 और 1917 में अपने इंडियन कंट्री की बहुत ज़्यादा हालत खस्ता थी एग्रीकल्चर को लेके, तो इसलिए इन्होंने एक्चुअली में जो फूड प्रोडक्शंस है उसको इंक्रीज करने की बात की, इसलिए ऐसे ही नहीं इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो स्वामीनाथन वर्क एक्चुअली में इनका वर्क जो था वो प्राइमरली फोकस करता था, जैसे आपका क्रॉप को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, जैसे प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू या जेनेटिक्स के थ्रू, ओके? उन्होंने कई हाई यील्डिंग वैरायटी को डेवलप किया था, जैसे जो व्हीट की थी या राइस की थी, ठीक है? जो हेल्प करती हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में। आगे देखते हैं, फिर थोड़ा-सा मिल जाता है हमें इनके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। तो इनका जो साइंटिफिक वर्क था, स्वामीनाथन हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग एडवोकेटेड फॉर द सस्टेनेबल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को लेके। उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ द, जैसे अगर हम प्रिज़र्व करते हैं बायोडायवर्सिटी को लेके या प्रमोट करते हैं इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस को, इन सब चीज़ों को उन्होंने एम्फसाइज़ किया। लीडरशिप और ओनर्स की बात करें तो स्वामीनाथन यू कैन से दैट इनकी जो लीडरशिप थी वो वेरियस पोजीशन पे थी इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग में और उन्होंने सर्व किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यू कैन से दैट ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके ये डायरेक्टर जनरल भी रहे। एंड इनके सेक्रेटरी की बात करें तो ये सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने कई अवार्ड जो है रिसीव किए उनके ऑनर के लिए, है ना? जिसमें उन्होंने जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज़ को भी शामिल किया गया जो उनको मिला था। उसके बाद हम इनके कमिटमेंट की बात करते हैं, कमिटमेंट देखते हैं क्या है। सो थ्रू हिज करियर, उनके करियर के द्वारा स्वामीनाथन हैज़ बीन कमिटेड टू गोल ऑफ इरेडिकेटिंग हंगर्स एंड इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द स्मॉल स्केल फार्मर, मतलब जो छोटे-छोटे किसान होते हैं, तो उनको यू कैन से दैट इम्प्रूव करना उनके लाइवलीहुड्स में और जो हंगर है उसको इरेडिकेट करना। इरेडिकेट का मतलब है उसे समाप्त करना और उनका जो वर्क था वो कंटिन्यू बना रहा एग्रीकल्चर के जैसे पॉलिसी बनाने में या फिर प्रैक्टिकल करने में इन एग्रीकल्चर में इन इंडिया, और उससे ऊपर की भी बात है। सो आपको समझ में आ गया होगा एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया। अब आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि इन्हों को वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला था और ये ICAR के डायरेक्टर जनरल भी रहे और उसके बाद थोड़ा-सा आपको देखना था, इनको फादर ऑफ ग्रीन इंडियन रेवोल्यूशंस बोला जाता है, ओके?
चलिए, सो मैंने आपको ये बता दिया क्या कहानी है, क्या नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स है, निपा वायरस आउटब्रेक व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ निपा वायरस के बारे में, ये एक्चुअली में फ्रूट बैट्स, पिग एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। और दूसरी बात ये है कि ये ज़ूनोटिक वायरस है, और ज़ूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल टू ह्यूमन में फैलता है, क्लियर कट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये बैट, फ्रूट एंड पिग पिग एंड यू कैन से दैट कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा ये फैलता है, ठीक है? और इसके सबसे ज़्यादा केस कहाँ मिले थे? केस मिले थे इसके केरला में। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि क्या है इसमें, देखते हैं। व्हाट इज़ सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ी-सी हिस्ट्री देखते हैं। इंडिया एक्चुअली में रीच्ड आउट ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गया है इन सेक्टर किसमें? प्रोक्योर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में, डोजेज़, ठीक है? और निपा वायरस अब केरला में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन-ब-दिन। इंडिया एक्सपेक्ट करता है 20 मोर डोजेज़ मिलेंगी सून, है ना? कहाँ से? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल्स रिसर्च, यू कैन से दैट आईसीएमआर, जिसको हेड कर रहे हैं राजीव बहल, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये वायरस, इसमें लगभग 2 पीपल्स की तो डेथ हो ही गई, एंड इन्फेक्टेड है लगभग 5 पीपल इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट्स। और करंट निपा आउटब्रेक की बात करें तो 4th सिंस 2018 की बात थी। इंडिया करंटली हैज़ एंटीबॉडी डोजेज़ अवेलेबल फॉर 10% ओनली। हमारे पास एंटीबॉडी डोजेज़ हैं, बट कितनी है? 10 है ना? तो मोनोक्लोनल उसी उसी टाइप की है। और अब थोड़ा-सा हम देखते हैं कि मोनोक्लोनल क्या है? तो मोनोक्लोनल एक्चुअली में एंटीबॉडीज़ है, जिसको लेबोरेटरी में मेड किया गया है, यू कैन से दैट प्रोटीन बनाई जाती है, जो मिमिक कर सकती है एज़ लाइक द बिहेवियर ऑफ द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम्स एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़ एंड फॉरेन सब्सटेंस। सो इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को लेबोरेटरी में, यू कैन से दैट, इसको बनाया जाता है, जो ये क्या करती है, जैसे हमारे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, उसी टाइप की ये बनती है। और ये एंटीबॉडी अटैच होती है इसके एंटीजन से और फॉरेन सब्सटेंस से। ये डिजीज़ की हम बात करें तो यूजुअली मॉलिक्यूल्स में है, और ये हेल्प करेगी हमारे इम्यून सिस्टम को एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, ओके। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द स्पेशली डिजाइन टू टारगेट सर्टेन एंटीजन्स। कुछ पर्टिकुलर एंटीजन को टारगेट करने के लिए इसको बनाया जाता है। उसके बाद इसी टाइप की एक और है, M1102.4। ये एक्चुअली में जो लैसेंट जर्नल ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़ है ना? जिसने इसको पोटेंट एंड फुली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है? तो ये आपको इतना ही याद रखना है कि जो वो M102 पॉइंट 4 है, ये आपकी भी क्या है? एंटीबॉडीज़ है, ओके? सो अभी मैंने आपको बताया कि इसको डेवलप किया गया था, आप कह सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को पहली बार क्रिस्टोफर ब्रॉडर के द्वारा, और यूनिफॉर्म सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ सर्विस यूएसओ इन वेटहिस्डा यूएसए, ओके। सो ये थोड़ा सा उसी के बारे में है कि मोनोक्लोनल है क्या, ये एंटीबॉडीज है। चलिए आगे देखते हैं फिर। व्हाट इज फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूं कि एक्चुअली में क्या हुआ था, कि एक एलिगेशंस लगा था कनाडियन प्राइम मिनिस्टर पर, कि भाई उन्होंने जो यू कैन से दैट खालिस्तान का लीडर था हारदीप सिंह निज्जर, है ना, जो कि कनाडा की सोइल पर रह रहा था, उसको मरवा दिया गया। और इसमें इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प की थी, है ना। सो अब यहाँ पे क्या है, ये स्पॉटलाइट जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस फाइव आइज, है ना। ये फाइव आइज आप समझना कि ये एक्चुअली में क्या है, ये बिलीव टू हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प कनाडा, कनाडा की हेल्प करने में। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये 5 देशों का ग्रुप है, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। सो ये 5 पहले आपको कंट्री याद रखनी है कि ये कौन-कौन सी हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आपका यूएस है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, ओके? उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद न्यूज़ीलैंड है। ये 5 आपकी कंट्री है, ओके? और सितंबर 2016 की बात करें तो ये जो 5 आई इंटेलिजेंस है, ये रिवाइव काउंसिल बाज़ स्टेबलाइज नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, ओवरसाइट एंड ये
इसी के बारे में थोड़ा-सा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर नहीं दिया बट मैंने आपको बता दिया, 5 आइज़ आपको याद रखनी है ना? तो ये आपकी कंट्री आपको थोड़ा-सा एक बार देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास माइलस्टोन ऑफ हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया। तो हम इसको थोड़ा-सा देखते हैं क्या है। क्या-क्या हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया के माइलस्टोन्स हैं। लगभग 56 साल पहले की अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट जो बना था तमिलनाडु में 1967 में, और इसके आप कह सकते हैं ये मैराथाई मैरिज दैट इसको वैलिडेट अंडर द एक्ट कुड बी इनवैलिडेट एंड क्रिमिनलाइज्ड बाय द सेम मद्रास हाई कोर्ट 1953 में। और चिदम्बरम एक केस था जिसके बारे में थोड़ा-सा हम देखेंगे। चिदम्बरम चैटर्स और डेबनई अच्छी, ये इन्होंने मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया था जब उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया तो। तो इसी के रिगार्डिंग्स है ये। अगर हम इसके यू कैन से दैट सुम्री, ये नाम थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, मरियथाई थिरुनम। ये आप कह सकते हैं अभी डिफरेंट है एज़ कंपैरिज़न टू लास्ट 1953 में, व्हेन मद्रास डिड नॉट हैव टू लॉ सपोर्ट सच रेडिकल्स रिफॉर्म, जो कि जिसने नॉन रिचुअल मैरिज अमंग हिंदू। सो कुल मिला के ये है कि अगर हिंदू के थ्रू आपने शादी नहीं की तो वो सारी चीज़ें आपकी नल एंड वॉलिड हो जाएँगी। और अगर हम 28 अगस्त 1953 की बात करें तो मनुस्मृति का एक कोटिंग है, मनुस्मृति, ठीक है? द जज ऑब्जर्व दैट सोlemnizations by priest and सप्तपदी वाज रिक्वायर्ड फॉर द लॉफुल हिंदू मैरिज। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपको शादी करनी है तो एक उसमें प्रीस्ट होना चाहिए, है ना? सप्तपदी की आवश्यकता होगी अगर हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू शादी हुई है, एंड डिक्लेयर दैट सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज, ठीक है, अमॉन्ग प्रोफेस हिंदू वर इनवैलिड। अच्छा, अगर हम एक और केस की बात करें 1958 में आया जब रजाथी, ठीक है, रस्ती रस्ती कह सकते हैं आप, हु हैड सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैरिज विद चालिया, साउथ कोर्ट इंटरवेन फॉर द रिस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ट्यूची डिनाइड हर राइट टू ग्राउंड द हर मैरिज वर इनवैलिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसको भी इनवैलिड कर दिया गया। अच्छा, आगे हम देखते हैं, एक थोड़ा-सा आपको याद रखना है, अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें, तो इसका क्लेम था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो ऑल फॉर्म में कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज को फॉलो करता है, और जिसमें एक ब्राह्मण के लिए होना चाहिए, और अपहेल्ड कास्ट सुप्रीमेसी है, या पैट्रियार्चल राइट टू ऑफ मैन। तो ये सारी चीज़ें इसमें यू कैन से दैट शो की जाती है। अच्छा, थोड़ा-सा हम इसके बारे में देखते हैं अभी। और क्या है, कई स्ट्रगल हुए, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे द्रविडियन मूवमेंट की बात करें जो मद्रास प्रेसिडेंट में हुआ था, ठीक है? और जिसमें ऑल इंडिया लेवल उसी टाइम के जब हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किया गया था, 1944 की बात है, हिंदू लॉ कमेटी हेड की गई बाय द बी.एन. राव के द्वारा, और इसमें गैदरिंग किए गए कि एविडेंस जो है, प्रेसिडेंसी है टू ड्राफ्ट एंड हिंदू कोड बिल की, है ना? और उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेमोरेंडम की, तो ओरल एविडेंस जो था वो सबमिट किया गया बाय द जो लीडर थे एंड एक्टिविटीज़ थे, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात करते थे, और उनकी डिमांड थी नॉट जस्ट फ्यू पीसफुल चेंज टू हिंदी लॉ बट आल्सो वुमेन्स लीगल राइट ओवर ऑल अदर कंसर्न ऑफ हिंदू जनरल्स। सो उनकी यही माँग थी कि भई पीस मील जो चेंज है हिंदू लॉ में, लेकिन वो यही चाहते थे कि वुमेन्स लीगल राइट जो है ओवरऑल कंसर्न की बात करें, ठीक है? उसके बाद है कुंजिदम गुरुस्वामी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आर्ग्यू, इन्होंने डेफिनेट किया था कि हिंदू वाज़ नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू इंक्लूड ऑल दोज़ हू डिड नॉट प्रोफेशंस टू रिलीजियस। ओके? तो ये उसी के रिगार्डिंग्स है। अच्छा, इसके क्लॉज़ 7 भी क्या कहता है, तो क्लॉज़ 7 की अगर हम बात करें, वेट, सॉरी। तो ये स्ट्रगल हमने देख लिया। जैसे हमारे पास कुंजिथम गुरुस्वामी की बात करें तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने आर्ग्यू किया था, इसकी डेफिनेशंस को लिए, हिंदू वाज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू इंक्लूड ऑल दोज हु डिड नॉट प्रोफेस द रिलीजियस एंड दैट नॉन रिलीजियस मैरिज नीडेड टू रिकॉग्नाइज अंडर द न्यू हिंदू कोड बिल, ठीक है? तो ये सारी चीजें उसी के रिगार्डिंग्स हैं कि किस तरीके से
हिंदू कोड बिल में अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपका यू कैन से दैट वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, और अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू करेंगे तो बहुत सारी इसमें मतभेद थे। 1959 में अगर हम बात करें तो जो आपका द्रविड़ा मुनिट्ठा कंजगम, इसने इंट्रोड्यूस किया था मद्रास सुइया मृथाई मैरिज वैलिडेशन बिल्स। इसने लीगलाइज किया था अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है और ठीक है, तो एक्चुअली में इसको अपोज किया गया था कांग्रेस लेजिस्लेटर, जो कि आपके सीपीआई एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रिमेन न्यूट्रल रही थी इसमें, और जो डिफीट हुआ था बिल, ठीक है। अच्छा, आगे हम डीएमके की इंट्रोड्यूशंस की बात करें तो 1965 में एस माधवन एक्चुअली में इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था बिल को, और इसका एम था रिकॉग्नाइज करना सेल्फ सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज को अंडर द हिंदू लॉ एंड वैलिड करना देम एज ए वैलिड हिंदू मैरिज। तो क्लियर कट हो गया होगा कि किस तरीके से, बहुत सारे इसमें मैं बताऊँ केसेस है, इतने याद नहीं रहेंगे, है ना? और थोड़ा-सा आपको लग भी रहा होगा कि मैं इसको इतना यू कैन से दैट स्लो मोशन में पढ़ रहा हूँ। बट आपको इसमें बस इतना पढ़ना है, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए एक बार आपको हिंदू कोड बिल देख लेना है, ठीक है? आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, क्या नहीं होगा, और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट का हिंदू कोड बिल आप देख के चलेंगे तो आपको लगता है, आप मुझे लगता है कि अगर कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो डेफिनिटली आप इसको फिल कर पाएँगे, ओके? सो थोड़ा-सा और बता दूँ, अगर लास्ट मंथ के हम वर्डिक्ट्स की बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने रिमाइंड किया कि भई मद्रास हाई कोर्ट ने जो वैलिडिटी है सुइया मैर्थाई मैरिज की, जो कि तमिलनाडु में होती है। अब ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है प्रीलिम्स करंट के लिए। ये सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, अगर आप आपको लगे कि मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है तो आप देख लेना। ये आपको याद रखना है कि सुइया मैराथाई मैरिज जो है वो तमिलनाडु में होती है, ठीक है? एज़ दे आर परफॉर्म, अगर ये परफॉर्म करते हैं, अगर किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को छोड़कर और किसी भी पब्लिक सेरेमनी को छोड़कर, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो ये आपका डिक्लेयर किया जाएगा मैरिज जो है, उनके अगर मान लीजिए उनके रिलेटिव प्रेजेंट्स हैं या फ्रेंड्स प्रेजेंट हैं या अदर पर्सन प्रेजेंट हैं, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो सुइया मरथाई मैरिज है, जो तमिलनाडु में होती है, उसको आप परफ़ॉर्म किया जाता है किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के छोड़कर, और इसमें कोई भी पब्लिक सेरेमनी नहीं होती। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड अदर पर्सन्स हो सकते हैं। फिर भी इनमें से एक और बात याद दिलाई गई, cumulative इफेक्ट ऑफ द लीगल रिफॉर्म ऑफ वुमेन्स इन तमिलनाडु had a far-reaching impact in various adjudications of the Madras courts, जिसको हेल्ड किया गया मोर रेडिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इन इंडिया, एंड वर्डिक्ट दैट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर बिडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखिए ट्रांसजेंडर को भी किसके अंतर्गत लाया जाएगा, इसी के अंतर्गत। सो अगर मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा अगर मैंने इसको आपका प्रोनाउंसिएशन गलत किया हुआ, ठीक है, तो आज थोड़ा सा वही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, गला भी ठीक नहीं है, बट हमारा जो इम्पोर्टेंट था उसको हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो हम अपने इस सीरीज को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।